बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डीम्ड इनकम के ऊपर। लॉ में एक नया सेक्शन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया फाइनेंस एक्ट 2022 में, और हमारा इसमें टैक्स ईयर बनता है 2023। ये डीम्ड इनकम क्या है, इसको लॉ ने क्या कहा हुआ इसके ऊपर आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इससे पहले कि हम अपने इसकी टैक्सेशन के ऊपर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को समझना है कि हमारे पास डीम्ड इनकम किसको कहते हैं। पहले तो हमें इस बात को समझना है कि डीम्ड इनकम क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है जी, चलें। अच्छा, डीम्ड इनकम को समझाने के लिए एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि एक जंगल में एक हिरन था, एक डियर था, वो गुम हो गया। तो उसको ढूंढना एक मकसद था। उसको ढूंढने के लिए क्या किया गया कि सारी दुनिया से जो मुख्तलिफ पुलिस थी उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जनाब आप जो है वो हिरन को ढूंढ कर लाएं। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने जवाब दे दिया कि जनाब इतना बड़ा जो है वो जंगल है तो हम इसको नहीं ढूंढ पाते। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमारी पुलिस को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई क्या ये काम आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो गए और जंगल में से वो हिरन जो है वो उसको ढूंढ के ले आए। और वो जो हिरन था वो इस तरह का था। अब लोगों ने पूछा कि भाई ये तो हिरन नहीं है, ये तो एलिफेंट है, हाथी है। तो उन्होंने कहा कि भी इससे पूछें। तो जब एलिफेंट से पूछा गया कि भाई आप बताओ कि तुम क्या हो, तो एलिफेंट ने रोते हुए बेचारे ने ये बताया कि जनाब मैं ही हिरन हूँ, तो आप प्लीज मुझे हिरन मान लें। उन्होंने कहा भी आप हिरन कैसे हो। उन्होंने कहा जी ये पुलिस ने मुझे इतना मारा है कि मैं जो है अब मेरे पास कोई गुजारा नहीं है कि मैं अपने आप को हिरन ना समझूं। तो इसको हम असल में कहेंगे डीम्ड डियर। क्या बोलेंगे, है नहीं, लेकिन इसको हम कहेंगे डीम्ड डियर। समझ आ गई। तो इससे आपको कोई बात क्लियर हुई होगी कि असल में ये है नहीं, लेकिन इसको माना जा रहा है कि तुम हो। तो ये है असल में डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट, कि कोई चीज इनकम है नहीं, अकल नहीं मानती उसको, लेकिन उसको इनकम कहा जा रहा है। और उस इनकम के ऊपर क्या है, फिर टैक्स भी लगाया जा रहा है। ये है असल में हमारा कॉन्सेप्ट। चलें जी, आगे चलते हैं। मैं जरा इसको रेज कर दूं। देखें, डीम्ड इनकम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कैपिटल एसेट के साथ अटैच है। राइट, कैपिटल एसेट के साथ जो है ये हमारा इशू अटैच है। तो पहले तो हम कैपिटल एसेट की जो हमारी डेफिनेशन है पहले उसको देखते हैं, जो अंडर सेक्शन 37 मौजूद है। उसमें था कि कैपिटल एसेट हैज बीन डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड connected with the business or not, but does not include stock in trade। जो चीज भी आप बेचते हैं वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। डिप्रिसिएबल एसेट वो तमाम चीजें जिसको आप बिजनेस में डिप्रिसिएट करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, उसको भी कैपिटल एसेट नहीं कहते। मूवेबल प्रॉपर्टी and अदर देन 30 सबसेक्शन 5 ऑफ 38 ज्वेलरी वगैरह, इसके अलावा बाकी आपकी मूवेबल नहीं हो। जो एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट नहीं होते। इसमें बचा क्या था, पहले हम जरा उसको समझ लें। इसमें हमारे पास बचे थे शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर्स बच गए थे। राइट, इसमें लैंड और बिल्डिंग हमारे पास बच गई थी। ये कैपिटल एसेट हैं। उनका एक अलग से तरीकाकार है, ये हमारी इनकम में ऐड होते हैं, इनका गेन कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें थी। ये एक कैपिटल एसेट है। लेकिन जो सेक्शन 37 है उसने भी इसको डिफाइन किया।
37E ने भी इसको डिफाइन किया। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप इस ई का मुंह जो है ये उल्टा कर देंगे तो ये 37 ही बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी लॉजिक नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये असल में 37 और 37E, इसका मुंह इधर कर दिया तो ये बन गया, यानी उलट किया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। ये क्या चीज है, इसके ऊपर लोग केस कोर्ट में भी गए हुए हैं कि हम इस पे नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी कुछ आपके ऐसे एसेट हैं जिनको हम कैपिटल एसेट समझेंगे। पहली बात तो ये है, क्या समझेंगे, कैपिटल एसेट समझेंगे। ठीक है, ये डीम आपके एसेट होंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे बाद में देखते हैं, पहले कैपिटल एसेट को जरा समझ लें। वो कहता है जी कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 7E मींस property of any kind held by a person whether or not connected with a business but does not include, तकरीबन ये लाइन वही हो गई जो 37 में थी। एनी स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल, ये भी वही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिप्रिसिबल एसेट ये भी वही है, लेकिन इसमें एक चीज उसने बता दी कि शेयर्स स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, ये एक चीज डिफरेंट आ गई हमारे पास कि ये जो हमारे एसेट्स हैं ये असल में कैपिटल एसेट हैं, लेकिन 7E के लिए इसको कैपिटल एसेट नहीं समझा जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में इन शेयर स्टॉक और सिक्योरिटीज अगर आपके पास मौजूद हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, एक और बात भी आपको बताता चलूं कि ये जो कैपिटल एसेट है ना, यहाँ पर इसका बिकने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा। जो हम बात कर चुके हैं ना पिछले की, जो हमारे ये वाले कैपिटल एसेट हैं, इन कैपिटल एसेट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इन एसेट के जो अभी हमने ये जो नीचे हमें नजर आ रहे हैं, ये तमाम ये जो कैपिटल एसेट यहाँ डिफाइन किया गया है, जो इसकी मैंने एग्जांपल दी, इनकी डिस्पोजल होगी तो इनकम बनेगी। कैपिटल एसेट को खुद इनकम नहीं समझा जाएगा, ये मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, लेकिन ये जो हमारे ये वाले जो कैपिटल एसेट है ना, दिस वन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो कैपिटल एसेट आपको नजर आ रहे हैं, इसका असल में इशू ये है कि इन एसेट को आप नहीं बेचा, आपने होल्ड किया हुआ है। यानी असल में आप समझ लें इट्स अ काइंड ऑफ वेल्थ। ये वेल्थ टैक्स की तरह एक शक्ल बन गई है कि एसेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ये चीज है, इसलिए मैंने इसका कि ये डीम्ड इनकम, इनकम है नहीं, एसेट पड़ा हुआ, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, ये चीज है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्टॉक भी आ गया, ये भी एसेट नहीं होंगे। यानी हमारे अगर कारोबार के अंदर कोई आपने चीज बेचने के लिए रखी हुई है ना, उसके वो नहीं, उसके ऊपर नहीं टैक्स लगेगा। शेयर्स के ऊपर नहीं टैक्स लगेगा, डिप्रिसिबल एसेट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मूवेबल एसेट, जो बाकी जितने मूवेबल एसेट्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, उनके ऊपर भी नहीं लगेगा। तो बचा क्या देखिएगा, तो इसमें बची सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बची। क्या इसमें सिर्फ, इसका मतलब ये है कि किसी शख्स के पास कोई लैंड या बिल्डिंग, कोई लैंड या बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो वो क्या बन जाएगी, उसके लिए कैपिटल एसेट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी उसके लिए, कैपिटल एसेट बन जाएगी। ये बात आप जरा ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ इसमें क्या बचा फिर, लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, उन्होंने फिर लैंड और बिल्डिंग को भी निकाल दिया। उन्होंने क्या किया कि इसमें से फिर लैंड और बिल्डिंग को भी निकाल दिया, जरा ये देखिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा थी फॉलोइंग कैपिटल एसेट, तो बचे क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। ये देखिएगा, मैंने इसलिए यहाँ बनाई है लैंड और बिल्डिंग, और यहाँ लिख दिया नो। अब आपके जहन में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको डीम्ड इनकम नहीं समझा जाएगा। अगर वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपकी डीम्ड इनकम है। बस ये आपने जहन में रखना है कि अगर वो इस लिस्ट में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें नहीं, तो फिर क्या है, आपकी वो डीम्ड इनकम होगी। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, कोई एक एसेट आप निकाल सकते हैं अपना, नॉर्मली लोग घर निकाल लेते हैं। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन,
appearing in the active taxpayer list at any time during the tax year। इससे ये पता चला कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है और उन्होंने अपनी प्रेमिसेस, जितनी भी प्रेमिसेस हैं, देखिए यहाँ लफ्ज वन नहीं है, यहाँ प्रेमिसेस, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस, तमाम जो आपके जो बिजनेस के अंदर एसेट्स यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। तो इससे ये भी पता चला कि लोग टैक्स को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने बहुत सारी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बिजनेस की प्रेमिसेस शो करेंगे ताकि इससे बचा जाए। ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड where agricultural activity is carried out by the person excluding, ठीक है, यानी एक्सक्लूडिंग, इससे क्या मुराद हुई, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये तो कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, जो कैपिटल एसेट नहीं है 7E का, तो जब उसमें से निकाल दिया गया तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट होंगे। इससे मुराद ये है फार्म हाउस एंड लैंड अनेक्स देयर टू, जो आपके फार्म हाउसेज है, जैसे हमारे लाहौर में बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, लोगों ने लिए हुए हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और उससे जितनी लैंड साथ मिली हुई है वो भी इसमें नहीं आएगी। और नीचे उन्होंने फार्म हाउस की डिफाइन कर दिया कि ये मैक्सिमम इसका जो है ना, मींस अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फुट यार्ड, कम से कम उसको हम फार्म हाउस कहेंगे, ठीक है, विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर यार्ड, उसमें कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, 5000 स्क्वायर फुट का, एज अ सिंगल डिवेलिंग यूनिट विद और विदाउट एनेक्स, ठीक है। ये डिवेलिंग यूनिट्स को देख लीजिएगा, ये आपको फौरन नेट के ऊपर एक शक्ल नजर आ जाएगी, पता चलेगा डिवेलिंग हाउस किसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी अगर एक से ज्यादा आपने उसके अंदर डिवेलिंग हाउसेज बनाए हुए हैं, राइट, और उसका वो जो एरिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देर आर मोर देन वन डिवेलिंग यूनिट इन अ कंपाउंड and the average area of the compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, और एक जो एवरेज एरिया उसका 2000 है, और आपने एक से ज्यादा डिवेलिंग हाउस बनाए हैं, और उसके नीचे एरिया जो है एक डिवेलिंग हाउस का वो 2000 से जो है ना ज्यादा है एवरेज, तो फिर हर एक को अलग अलग यूनिट समझा जाएगा आपके। तो इसलिए फार्म हाउस को भी डिफाइन कर दिया कि आपको इसके ऊपर भी टैक्स देना है, आपको इसके ऊपर भी क्या करना, टैक्स देना है। चलें आगे चलते हैं, और हमारी लिस्ट में क्या चीज शामिल है जी, इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, ये पाक आर्मी फौज के लोग, ठीक है, ये सारे वो हैं, अगर इनको कोई कैपिटल एसेट अलॉट किया गया, यानी लैंड और बिल्डिंग, नॉर्मली आर्मी के जो लोग हैं, पाक फोर्सेस के जो लोग हैं, उनको क्या दिया जाता है, बिल्डिंग प्लॉट दिए जाते हैं। तो लॉ ने कहा कि उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, यानी आर्मी के लोगों को भी इसमें से निकाल दिया। आप सारी लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज मौजूद नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास कैपिटल एसेट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज टैक्सेबल एंड टैक्स इज पेड देयर ऑन। ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है। जैसे हम मिसाल दें कि मेरे पास एक दुकान है, ठीक है, तो मैं उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके टैक्स करवा रहा हूँ, तो मुझे अब उसके ऊपर दोबारा उसके ऊपर डीम्ड इनकम नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स हो रही है। ये चीज बता दी गई यहाँ पर। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, इस साल आपने कोई एसेट परचेज, कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज की, राइट, वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236 के, ये और उसके एडवांस का आपने टैक्स भी दे दिया हुआ है, ठीक है, इस साल के लिए वो शामिल नहीं होगी, अगले साल, उससे अगले साल वो आनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ इस साल वो आपका उस आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट मेंशन्ड इन क्लॉज ए टू एफ डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। हाँ, अगर आपके ये तमाम एसेट टोटल मिला के 25 मिलियन तक, 2 करोड़ 50 लाख बनता है मेरा ख्याल है, उस तक हैं, तो फिर उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, उनको भी टैक्स नहीं देना। आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा,
अब ये जितने एसेट मैंने आपको बता दिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, चलते हैं इसके ऊपर, एक एग्जाम्पल करते हैं अपनी किताब में से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम अपनी किताब में से करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा आपकी किताब में, खालिद पेटीवाला की बुक में एक एग्जाम्पल है, मिस्टर मिफ्ता इज डूइंग अ होलसेल बिजनेस। अच्छा, इसमें एक चीज तो मैं भूल गया कि ये है क्या, इस पे टैक्स क्या लगेगा, वो टैक्स भी आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है। वो टैक्स बताता हूँ, ये लिखा हुआ है कि टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। ये पहले इसको नोट कीजिएगा, टैक्स कितना है, एट द रेट ऑफ 20%। यानी 7E का टैक्स रेट 7, ये 20% है। तो जब किसी इनकम का रेट बता दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चला गया। शेल बी इम्पोज्ड ऑन द डीम्ड इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट पर्सन इक्वल टू 5% ऑफ द कैपिटल एसेट। ये देखिएगा, वो जो कैपिटल एसेट मैंने अभी आपको डिफाइन किया, उसका 5% आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा। क्या बनेगा उसका, 5% आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा। ठीक है, सिचुएटेड इन पाकिस्तान, हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। शर्त यह है कि आपके आखिरी दिन आपके पास मौजूद हो। या बिकने की कोई बात नहीं हो रही, दोबारा बता दो। इफेक्टिवली क्या है कि आपको अपने कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 1% टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये देखिए मिसाल के तौर के ऊपर मेरे कैपिटल एसेट जो है अंडर सेक्शन 7E, उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, लेट्स सपोज 1 मिलियन। ठीक है जी, इसको हम कॉमा लगा लें। ठीक है, ये कैपिटल एसेट है। तो डीम्ड इनकम का रेट क्या है, वो है 5%। कितना हो गया, 0.05। इसको मैं जरा परसेंटेज में शो कर दूं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारी डीम्ड इनकम कितनी होगी, वो हो जाएगी 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो वो होगी 50,000। इसका टैक्स रेट क्या है, 20%। ठीक है, इसको मैं कर लूँ 0.2, 20%। तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, वो आ जाएगी मेरी 50,000 इंटू 20, मुझे 10,000 देना है। तो इफेक्टिवली, यानी अगर आप उसकी जो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है, इसका अगर हम मैं यहाँ पर लिखूं 1%, आप देखें क्या आंसर यही आता नहीं आता, ये देखिएगा। तो ये दोनों सेम हो गए ना, ये वाले 10,000। तो असल में जो भी आपके कैपिटल एसेट हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसका 1% गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। ये असल कहानी ये वाली है। चलिए दोबारा चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इलस्ट्रेशन थी वो क्या है, और वहां से हम अपनी बात बढ़ाते हैं। ये देखिएगा, ये जो पीले कलर हैं, इससे मुराद ये है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 1, हाउस इन कराची एट 500 स्क्वायर यार्ड परचेज इन 2000 X2। हमारा ये ध्यान में रखिएगा, टैक्स ईयर है X8। तो एक घर तो आप, एक एसेट तो आप निकाल सकते हैं, लिहाजा इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम कंसीडर नहीं करते। ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ना कि कोई एक वन कैपिटल एसेट आप निकाल सकते हैं, तो उसको निकाल दें। हाउस इन गुलशन इकबाल लेंगे इसे, ठीक है, जितना मर्जी एरिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्म हाउस इन गैडअप एट 5,000 स्क्वायर यार्ड परचेज्ड लास्ट ईयर बीइंग यूज्ड बाय मिफ्ता एज हिज। ये देखेगा फार्म हाउस क्या होता है आपका, फार्म हाउस टैक्सेबल है, उसका 1% आपने देना है। गोडाउन इन मलीर कराची यूज फॉर स्टॉक इन ट्रेड, आपके बिजनेस के एसेट आपका कैपिटल एसेट नहीं होते, तो लिहाजा इसको हम निकाल देंगे इसमें से।
ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। इम्पोर्टेड मशीनरी, ये तो मूवेबल एसेट है, इसको भी निकाल दें, ये भी निकल जाएगी इसमें से, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओपन प्लॉट कराची में है, होगा आपका कैपिटल एसेट। फ्लैट ऑफ दिस क्लिफ्टन कराची, दिस फ्लैट इज गिवन ऑन रेंट, देखिए गिवन ऑन रेंट एट मंथली रेंट ऑफ दिस एंड डिक्लेयर्ड रेंटल इनकम, और हो चुका, तो जिस पे आप टैक्स दे चुके हैं उसको भी क्या करना आपने, निकाल दें, वो भी आपका, उसके ऊपर भी आपने टैक्स नहीं देना। फ्लैट इन गुलशन जोहर कराची ऑफ दिस स्क्वायर फीट परचेज ऑन दिस मिफ्ता इंटेंड्स टू लेट आउट, मर्जी अभी दिया नहीं है, नीयत है उसकी रेंट आउट करने की, लिहाजा ये भी आएगा। ओपन प्लॉट दिस इन डीएचए कराची परचेज ऑन दिस, आखिरी ये है, एंड पेड विद होल्डिंग टैक्स, उसने विद होल्डिंग टैक्स दे दिया, तो पहले इस साल ये वाला भी नहीं आएगा, इस साल ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, अगले साल इसको आना शुरू हो जाएगा। चलें अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारी कौन कौन सी आइटम्स बची थी, दोबारा नोट से देख लीजिएगा। 18 मिलियन, 15 मिलियन आ गया, ओपन प्लॉट 12 मिलियन, फ्लैट आ गया, टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 48 मिलियन। तो डीम्ड इनकम कितनी हुई, 48 का 5% ये आ गई, और इसका 20% हमारे पास ये टैक्स है। तो इन साहब ने, मिफ्ता ने क्या करना है, 4,86,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो ये जी एक नया सेक्शन था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया डीम्ड इनकम का, जो मैंने आपसे बात की। तो इसको जरा देख लीजिएगा, इसके ऊपर केस भी कुछ लोगों ने किया हुआ है, जिसको बंद किया जाए। बहरहाल देखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा एक इशू था जो हमने डिस्कस करना था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।